नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में अब आपको बताएंगे बाजार में इस पूरे हफ्ते कैसा रहा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या अब आपको करनी है स्ट्रैटेजी, और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको कहां मिलेंगे। आप भी हमसे पूछ सकते हैं सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया साइट्स पर भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें। #बाजार आज और कल जरूर लिखिएगा। और आपके सोमवार की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे बातचीत, और साथ ही एक और खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन से भी करेंगे चर्चा। संदीप जी का स्वागत करते हैं आज के शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी वरुण दुबे हमें बताएंगे बाजार में अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स भी। लेकिन सबसे पहले आज बाजार का कारोबार कैसा रहा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो ग्लोबल बाजारों से थे मिले जुले संकेत, और उसके बाद हमने देखा भारतीय शेयर बाजार कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बढ़त के साथ ही बंद हुए। कारोबार के अंत में हम आपको बताएं, सेंसेक्स 344 अंकों की बढ़त के साथ 53,761 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा उछलकर 16,000 के पार बंद होने में रहा कामयाब। बैंक निफ्टी 31 अंक चढ़कर 34,680 के पार जाकर बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव भरा कारोबार रहा। 15,900 के आसपास आते निफ्टी पर सपोर्ट, तो 16,050 16,100 की रेंज में रुकावट और प्रॉफिट बुकिंग का माहौल। छोटी सी रेंज और दिन भर बाजार में उसी में कारोबार। अच्छी बात यह रही कि फाइनली बाजार बंद होते होते आखिरी 1-1.5 घंटे में बढ़त बनाकर 16,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देने में कामयाब रहे, यानी कि बंद बुरा नहीं था। और इसकी वजह यह थी कि रुपया थोड़ा रिकवर हो गया, डाउ फ्यूचर्स थोड़े रिकवर हो गए, और ग्लोबल मार्केट से मिले जुले हल्की मजबूती के संकेत आज नजर आए। लेकिन इस सीमित दायरे में कारोबार के पीछे कारण यह है कि एफआईज की तरफ से भी बहुत तेजी या बहुत मंदी के सौदे होते नहीं दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल होकर निचले स्तरों पर सपोर्ट ले रहे हैं और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिख रही है। विक्स एकदम शांत है, तो बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन बन नहीं पा रहा। ऐसे में निफ्टी ने तो अच्छा प्रदर्शन किया, लगभग 0.5% की तेजी बनी, सेंचुरी भी मारी, लेकिन बैंक निफ्टी बड़ा शांत था। 34,400 34,550 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, आज भी वहीं पर सपोर्ट लेकर रिकवरी हुई, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं बनी। हल्की सी मजबूती के साथ बैंक निफ्टी बंद होता दिखा, और 35,000 के ऊपर निकलने में भी आई मुश्किल। तो ये था आज का कारोबार। और एक अच्छी बात आज के सेशन में जो रही वो है, कैश मार्केट के कई सारे स्टॉक्स में बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा, और वहां पर खरीदारी और मूड माहौल बेहतर होता हुआ दिखा। तो ब्रॉडर मार्केट की तेजी आज हफ्ते के आखिरी दिन कई ट्रेडर्स के चेहरों पर मुस्कान लेकर आई, और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बाजार मजबूत होने की कोशिश करता दिख रहा है। रिस्क एक ही है, अगर ग्लोबल मार्केट्स खराब ना हो, अदरवाइज ज्यादातर नेगेटिव फैक्टर्स बाजार पचाकर अगले हफ्ते के लिए मजबूती के साथ तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। आइए आज के मेहमान का रुख कर लेते हैं। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ है। संदीप जी, चलिए, बाजार ने हफ्ते का जो अंत किया वो कम से कम पॉजिटिव नोट पर किया है। आपसे हम जानेंगे अब बाजार पर आए, और साथ ही आने वाले दिनों के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप रखने की सलाह देंगे मार्केट पर। नहीं, बिल्कुल बहुत सही है कि मार्केट्स वीकली क्लोजिंग अच्छा दिया और आज 16,000 के ऊपर बंद हुआ है। कल एक बार जब मार्केट्स करेक्ट कर रहे थे तो थोड़ी सी नर्वसनेस ज्यादा दिखी, बट एक चीज और अच्छी जो अनिल जी ने भी कहा कि विक्स भी नीचे आया, जो कि सुस्त हो रखा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, जिससे मैं बहुत डर रहा हूँ, और निफ्टी 16,000 के ऊपर बंद हुआ है। सो कुछ कुछ पॉजिटिविटी भी है, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ नेगेटिविटी। और फिर जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो भी आज पॉजिटिव थे। कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, कल भी था और आज भी था, और अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा दिख रहा है। सो ओवरऑल लैकलस्टर है मार्केट, जिसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी स्टॉक्स मिलेंगे, ऐसा नहीं, आइडियाज हैं। और आज मैं बाय कॉल से लेके आया हूं, तो एशियन पेंट, तो उसका बेनिफिशियरी एशियन पेंट्स है, पीडीलाइट है, ये सब स्टॉक्स रहते हैं। तो एशियन पेंट्स पे ध्यान देना चाहिए, इस स्टॉक को ले सकते हैं इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे। और 3,050 का टारगेट और 3,070 का दूसरा टारगेट, और 2978 पे ये स्टॉक बंद हुआ था, और 2950 का स्टॉप लॉस है। और दूसरा जो पोजिशनल पिक के तौर पे स्टॉक लाया हूं, आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स और एग्री स्टॉक्स चल रहे थे, शुगर स्टॉक्स भी थोड़ा बहुत बेहतर कर रहे थे। और फेवरेट स्टॉक में मेरा सेक्टर जीएनएफसी, जो कि मैं ये था तब से इस रेकमेंड कर रहे हैं, और आज ये एफएनओ मार्केट में भी है। तो फिर भी बट पोजिशनल पिक के तौर पे स्टॉक को ले, फंडामेंटली बहुत अच्छा, वैल्यूएशंस बहुत बढ़िया और लेवल्स भी अच्छे हैं। 628 पे ये बंद हुआ था, 670 और 690 का टारगेट लगाएं, और 605 का स्टॉप लॉस।
ओके, तो संदीप जी की 2 पिक्स जो अब तक उन्होंने दी है उसका रिकैप क्विकली दे देते हैं आपको। एशियन पेंट्स में इंट्राडे एफएनओ की जो पिक है उसमें खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। लेवल्स 2978 के टारगेट लें, 3050 माफ कीजिए, और 3070, और स्टॉप लॉस 2950 का। और साथ ही पोजिशनल व्यू जीएनएफसी में रखने की सलाह 628 पर, और टारगेट 670 690 रखने की सलाह दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस 605 पर रखना मत भूलेगा। ये तो 2 स्टॉक्स हुए संदीप जी की तरफ से। आइए अब कुछ कॉलर्स भी इनके सवाल भी शामिल करते हैं शो में। और पहला सवाल हमारे पास दिल्ली से आ रहा है। आकाश दुबे हमें सवाल भेज रहे हैं। इनका सवाल टाटा कंज्यूमर पर है। 105 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 700 की। हमने देखा शेयर निफ्टी का टॉप गेनर बना। कमोडिटी के दाम गिरने से एफएमसीजी शेयर उछले जरूर। ग्लोबल मार्केट में गेहूं और पाम तेल का भाव हालांकि लुढ़का, लेकिन इनके शेयर पर बोले संदीप जी ने मुनाफा अच्छा हो रहा है। क्या राय देंगे आप टाटा कंज्यूमर पर? नहीं, बिल्कुल ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, और वेरी फ्रैंकली एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर मैं राय दे ही रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में काफी एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर मेरी पॉजिटिविटी थी चैनल पे जब भी आ रहे थे, और ये स्टॉक भी आज भी अच्छा परफॉर्म किया, और अभी भी मुझे लगता है कि स्कोप है। और टाटा केमिकल्स का कंज्यूमर डिवीजन सारे प्रोडक्ट्स टेक ओवर करने के बाद और भी ये इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत है, और ओवरऑल टाटा ग्रुप के आज स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। और वैल्यूएशंस तो देखिए महंगे होंगे, बट फिर भी स्टॉक को इन लेवल्स पे इन्होंने होल्ड कर रखा है। 700 के लेवल्स पे एंट्री ली, 790 पे आज क्लोजिंग है, और अभी भी लगता है कि 825-30 के टारगेट्स के लिए इनको होल्ड करना है। ओके, होल्ड करने की सलाह टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में दे रहे हैं आपको संदीप जी। आगे बढ़ते हैं। सुधांशु मिश्रा बेंगलुरु से सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है फैक्ट पर, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर। इस पर ये सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास 2000 शेयर हैं इस स्टॉक के, और जिस पर इनकी खरीद है 122 की। भयंकर नुकसान में बैठे हुए अपने स्टॉक में। क्या सलाह देंगे संदीप जी ने? देखिए, मैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, और जीएनएफसी की जैसा मैंने जिक्र किया, जीएसएफसी बढ़िया लगता है, आरसीएफ बढ़िया लगता है, कोरोमंडल बढ़िया लगता है, फिर इवन दीपक फर्टिलाइजर्स भी अच्छा लगता है, चंबल फर्टिलाइजर अच्छा लगता है। बट ये स्टॉक को मैंने वेरी फ्रेंकली रेकमेंड नहीं किया। मुझे समहाउ फंडामेंटल्स अच्छे नहीं लगे इसके, और बुक वैल्यू को देखते हैं और उसके सामने जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, और ओवरऑल बैलेंस शीट भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत है ऐसा नहीं है, क्योंकि डेट्स भी है, और काफ़ी जो नेगेटिव नेटवर्थ है, रिजर्व्स भी नेगेटिव था, और अब धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहा है। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि इनको नुकसान तो हो रहा है, और हालांकि बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है, तो होल्ड करें। हो सकता है कि 110 120 के लेवल्स तक जाएगा, और वहां स्विच करें, और दूसरा स्टॉक जो है जीएनएफसी, जीएसएफसी, आरसीएफ, इसके तरफ ये कैपिटल को अलोकेट करें। ओके, तो ये रही फैक्ट पर आए संदीप जी की, उसका ध्यान रखिएगा। और बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक पर भी आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं, जिसका जिक्र संदीप जी ने अभी किया है। मुंबई से शकीला बानो, इनका सवाल लेते हैं। एचडीएफसी बैंक पर ये सवाल पूछ रही हैं। 65 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 1525 की। बैंकिंग स्पेस से इस प्लेयर पर क्या आपकी राय रहेगी, क्योंकि ये नुकसान में है अभी तो अपने इस खरीद पर? क्या राय देंगे? नहीं, होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडर है तो अपना सर्टेनली स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखे होंगे, और लिए हुए भाव से काफी नीचे है। बट एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड दोनों मर्जर का इतना बड़ा अनाउंसमेंट हो, और पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। ये बेनिफिशियरी भी रहेगा, और जिस तरीके से इनका जो करेक्शन हुआ है और एक बॉटमिंग आउट भी दिख रहा है, तो कहीं कोई घबराना नहीं है। फैंटास्टिक स्टॉक, फैंटास्टिक स्टोरी, बट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, और आराम से होल्ड करके रखिए। इनके लेवल्स भी आएंगे और इससे ऊपर भी जाएगा ऐसा मेरा मानना है, बट समय देना पड़ेगा 2 से 3 साल। ओके, समय दें स्टॉक को। लंबे समय के लिए होल्ड करने की सलाह एचडीएफसी बैंक में संदीप जी आपको ये सुझाव दे रहे हैं। अगला सवाल रांची से आ रहा है। पूर्णमासी का हमारे पास सवाल है। जेएसपीएल इनके पास है 300 शेयर, और जिस पर इनकी खरीद है 250 की। नतीजों से पहले हमने शेयर में तेज गिरावट देखी, और जो कमजोर ग्लोबल क्यूज आए हैं उससे भी शेयर पर अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। लेकिन इनके लिए अच्छी खबर यह है कि इनको अपने खरीद पर मुनाफा इस वक्त हो रहा है। जेएसपीएल क्या राय देंगे संदीप जी?
देखिए मैं अब ज्यादा बुलिश नहीं हूं, वैसे भी मैं मेटल्स पे कम ही बुलिश रहता था, हालांकि बीच में कुछ महीने तो गलत ही गया, बट ओवरऑल सिक्लिकल स्टॉक्स है, कमोडिटी स्टॉक्स है, इनमें ट्रेडिंग करें तो बेहतर रहता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत साइकिल को समझना, कमोडिटी को समझना, जो ओवरऑल कमोडिटी का साइकिल होता है उन सबको समझना जरूरी होता है, तब पैसे बनते। बट यस, जेएसपीएल में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा करेक्शन आया और अब इंप्रूवमेंट भी है, कंपनी के बैलेंस शीट में मजबूती आई है और बहुत बड़ा करेक्शन भी आ चुका है। तो यही कहूंगा कि ये प्रॉफिट में है, और कहीं भी अगर ये स्टॉक उछाल लेता है, कोई भी चाइना से कोई न्यूज आए या कुछ आए, तो 375-400 का रेंज है, वहां पे एग्जिट लेने की कोशिश करें। एंड आई वुड सजेस्ट कि प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, ऑटो इंसलरी, इस तरफ के सेक्टर पे आने की कोशिश करें फ्रॉम मेटल्स। ओके, तो जेएसपीएल पर ये रही सलाह आपके लिए, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास कोटा से मेघा शर्मा का सवाल आ रहा है। इनका सवाल देवयानी इंटरनेशनल पर है। देवयानी इंटरनेशनल के 100 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 167 की। फिलहाल ये लॉस पर भी हैं कुछ थोड़े बहुत। देवयानी इंटरनेशनल में कोई खास स्ट्रैटेजी इनके लिए संदीप जी? देखिए मैं बहुत ज्यादा ट्रैक तो नहीं करता स्टॉक को, और वैल्यूएशंस क्योंकि इतने महंगे हैं कि मैं जनरली, मुझे डर लगता है इतने वैल्यूएशंस महंगे वाले स्टॉक को रेकमेंड करने में भी। और दूसरा ये है कि पिछले 2-3 साल से लॉसेस में थे, इस बार प्रॉफिट में आए हैं, मतलब कई सालों से लॉसेस में थे और इस बार प्रॉफिट में आए हैं मार्च 2022 में, और लिस्टिंग भी नहीं है। तो यही है कि अगर ये उछाल आता है तो निकलने की कोशिश करें। हालांकि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे है, और मेरे हिसाब से जो हाइज बनाए स्टॉक ने 199 के लगभग, तो जहां पे भी ये हाइज क्रॉस करता तो जनरली पॉजिटिव रहता और मजबूती दिखाएगा। बट मुझे लगता है कि 190, 195 इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके, एग्जिट करने की सलाह आपके लिए आ रही है देवयानी इंटरनेशनल पर संदीप जी की तरफ से। अरुण चौरसिया टीकमगढ़ से सवाल पूछ रहे हैं। टाटा एलेक्सी इनका शेयर है, 50 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 7,350 की। नतीजों के बाद शेयर में अच्छा उछाल भी दिखा है और इन्हें अच्छा जबरदस्त मुनाफा भी है। क्या सलाह देंगे टाटा एलेक्सी पर? नहीं, बिल्कुल अच्छा मुनाफा भी बैठे हैं, और स्टॉक भी गजब का, और रिजल्ट भी गजब दिया है, और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग लगता है, फंडामेंटली भी बढ़िया। काफी बड़े ऑटोमोबाइल मेजर्स को ये कैटर करते हैं, अपनी सर्विसेज मुहैया करवाते हैं, और ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए। हालांकि वैल्यूएशंस तो इसके भी सस्ते नहीं है, बट फिर भी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और जो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो करीब 9,000 के लेवल्स के लिए इनको होल्ड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 9,000 के लेवल के लिए होल्ड करने की सलाह टाटा एलेक्सी में आपके लिए आ रही है संदीप जैन की तरफ से। अगला सवाल कोलकाता से दीपांकर दास साहब का। आईआरसीटीसी पर इनका सवाल है। 122 शेयर इनके पास है और खरीद है 837 रुपए 5 पैसे की। आईआरसीटीसी में क्या सलाह देंगे? फिलहाल इनकी खरीद पर इन्हें अच्छा खासा नुकसान इन्हें झेलना पड़ रहा है, क्या करें संदीप जी? देखिए ये स्टॉक मुझे बहुत महंगा लगता है और बड़ा करेक्शन दिया है। पहले भी मैंने इसके बारे में नेगेटिवली ही बोला है, क्योंकि मुझे ये स्टॉक महंगा लगता है। पीएसयू स्टॉक है, बाकी सारे पीएसयू स्टॉक्स बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है, और यहाँ पे देखिए ठीक है अभी मोनोपोली है, बट कभी भी कोई ऐसा प्रावधान या कोई रूल आ जाए कि कभी इनकी मोनोपोली पे चैलेंज हो जाए, और प्लस जो ये लोग दूसरे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं टूर ऑपरेशंस वाले, तो वहां पे मुझे कोई बहुत ज्यादा ट्रैक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा है। बट यस, बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है, तो एग्जिट ऑन बाउंस की राय में दूंगा मैं। ऊपर के लेवल्स तो देखिए 1280 के लेवल्स, और वहां से ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया, फिर भी वैल्यूएशंस आज भी 70 के लेवल्स पे है, 70 का पी मल्टीपल, तो मुझे महंगा लगता है। इनको एग्जिट ऑन बाउंस की राय दूंगा, और एग्जिट जो है वो लेवल्स भी करीब अगर 700 के लेवल्स आते हैं तो वहां पे निकलने की कोशिश करें। आइए अब आपको बताते हैं अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स कौन से होने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे है। वरुण, बताइए अगले हफ्ते बाजार के लिए मेन इवेंट्स कौन से होंगे? देखिए, नतीजों का सीज़न शुरू हो चुका है और काफ़ी सारी कंपनियां अब अपने नतीजे घोषित कर रही है, और अगले हफ्ते करीब आधा दर्जन निफ्टी की कंपनियां और करीब 15 से 20 एफएनओ की कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी। तो इन सभी कंपनियों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सोमवार से। तो सोमवार को कोई बड़ा नतीजा नहीं आने वाला, लेकिन देखिए सोमवार को दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देश के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उस दिन। इसके अलावा संसद का जो मानसून सत्र है
वो भी शुरू होने वाला है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बिल्स है जो कि लाइंड अप है, इसके चलते ये जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जापान में उस दिन छुट्टी है, तो निकेई जो है उसको आपको नहीं देखना है। अब आते हैं मंगलवार को, तो यहाँ पे निफ्टी की दो दिग्गज कंपनियां HDFC लाइफ और HUL अपने नतीजे पोस्ट करने वाली है। और FNO में तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं, अंबुजा सीमेंट, L&T फाइनेंस, ICICI लोम्बार्ड, पॉलीकैब जैसी कंपनियां, और साथ ही साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजे जो घोषित करेगा। साथ ही साथ नतीजों के साथ QIP या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने पर भी बोर्ड विचार करने वाला है। इसके अलावा वेदांता इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने जो डिविडेंड दिया था अब उसको ये पास ऑन करने वाले हैं। और वेदांता दरअसल 19 तारीख को अपने सेकंड इंटीरियम डिविडेंड पे फैसला लेने वाला है, तो इसके चलते वेदांता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं ग्लोबली US में हाउसिंग स्टैट्स के नंबर आने वाले हैं और यूरोप का CPI का डेटा आने वाला है जून का। अब आते हैं वेडनेसडे को, यहाँ पे दो दिग्गज निफ्टी की कंपनियां विप्रो और इंडसइंड बैंक अपने नतीजे घोषित करेगी। FNO में तो हेवल्स, ओरेकल फाइनेंस, सिंजिन, टाटा कम्युनिकेशन शामिल है। वहीं केयर रेटिंग पे नजर रखिएगा, क्योंकि 20 तारीख को बोर्ड की बैठक है जहां पे ये बायबैक पे विचार करने वाले हैं। इसके अलावा रेनेसांस ग्लोबल ये भी एक कंपनी है, इक्विटी शेयर के विभाजन और अंतरिम डिविडेंड पे ये विचार करेंगे। वहीं ग्लोबली UK का CPI डेटा आने वाला है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। थर्सडे को वीकली एक्सपायरी का दिन है, लेकिन इस दिन काफ़ी सारी FNO की कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी। मिसाल के तौर पे कैनफिन होम्स, एम्फेसिस जैसे कंपनियां हैं, बंधन बैंक जैसी कंपनियां हैं। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में ECB का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और हांगकांग का CPI डेटा आने वाला है, यहाँ पे आपको नजर रखनी है। और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में अल्ट्राटेक और JSW स्टील अपने नतीजे घोषित करेगी। FNO में अतुल लिमिटेड, HDFC AMC, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये तमाम वो कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी। हिताची एनर्जी की AGM भी है। साथ ही साथ हेल्डियन इंडिया, यहाँ पे बोनस इशू पर जो रिकॉर्ड डेट है वो है। और साथ ही साथ JTL इंफ्रा बोर्ड की बैठक में फंड जुटाएंगे, साथ ही साथ नतीजों पे फोकस करने वाले हैं। और ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जापान का CPI डेटा आने वाला है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइन अप है, खासकर नतीजे जो है वो काफ़ी सारी कंपनियों के आने वाले हैं, इस पर आपकी नज़र रखनी है। और काफ़ी सारी ग्लोबल इकोनॉमीज़ के जो इकोनॉमिक डेटाज है वो आने वाले हैं, तो इसके चलते ग्लोबली भी आपको नज़र रखनी है। ये तो अगले हफ्ते के इवेंट्स हमने समझे। अब बाजार पर सोमवार की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, ढेर सारे फैक्टर्स है ग्लोबल मार्केट्स में। एक और जहां अमेरिका का सेशन देखना होगा आज का, क्योंकि अमेरिकी फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 50-75 पॉइंट ऊपर थे नेस्डेक पे, डाउ पर, और नेस्डेक पर 30-35 पॉइंट ऊपर। तो हल्की तेजी के साथ अमेरिका के सेशन की उम्मीद है। देखते हैं होता क्या है, क्योंकि आजकल बड़े वोलेटाइल हो रखे हैं अमेरिकी बाजार, बहुत ऊपर नीचे दिन की रेंज और बंद होने में। और फिर डाउ फ्यूचर्स सोमवार सुबह कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये तो सारे फैक्टर्स होंगे। इसके अलावा रुपया जो अभी तो स्टेबल है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। डॉलर इंडेक्स भी 108.50 के आसपास है और कच्चा तेल 105 के आसपास। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और बाकी कमोडिटीज़ तो ग्लोबल संकेत ढेर सारे हैं और सब अलग अलग दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब सोमवार की सुबह अपना असर डालेंगे। लेकिन हमारे बाजारों की बात करें तो हमारे बाजार बेहतर और स्टेबल है। नीचे की तरफ 15,850, 15,925 सोमवार के लिए आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 16,150, 16,225, ये 75 पॉइंट की रेंज रुकावट के तौर पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,400, 34,550 है मजबूत सपोर्ट, आसानी से टूटने वाला है नहीं। और 34,925, 35,025 ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह, जहां पर जाकर बैंक निफ्टी अटकता रुकता नजर आएगा। लेकिन जिस तरह का मूड माहौल है, जिस तरह से हल्के बाजार हैं और जिस तरह से गिरावट में वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, हल्का भी संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव साइड पर आता दिखा तो बाजार वापस से 16,200 और उसके पार जाने की तैयारी कर सकते हैं। और ना भी करें तब भी कैश मार्केट के स्टॉक्स में अगले हफ्ते थोड़ी थोड़ी खरीदारी लौटने की आप उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी बताइए, लंबी अवधि के लिए कौन से स्टॉक को आज आप सजेस्ट करने वाले हैं? टाटा कॉफी एक मेरा फेवरेट स्टॉक है और टाटा ग्रुप की कंपनी, और एक बहुत ही जबरदस्त पुरानी कंपनी और उम्दा कंपनी। आप देखिए इसके बहुत सारे अचीवमेंट्स है। एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कॉफी कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये इंस्टेंट कॉफी का कंट्री के अंदर, और फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर है ये स्पेशलिटी कॉफी बनाने वाली, और लार्जेस्ट कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर है इंडियन ओरिजिन पेपर की। सो अराउंड 25 इनके एस्टेट्स है, गार्ड मतलब जहां पे ये लोग अपना कल्टीवेशन करते हैं साउथ इंडिया में, जिसमें 18 कॉफी एस्टेट है, 6 टी एस्टेट है। तो इस तरीके का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ओवरऑल वैल्यूएशन भी देखते हैं तो बहुत महंगा नहीं है, सस्ता लगता मुझे। और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ भी
गजब की दिखाई है। 33-34% की प्रॉफिट की कैगर रही है और सेल्स भी 10-12% के लगभग, और पिछले 5 क्वार्टर कंपनी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे गए हैं। 40-45 करोड़ के बीच में कंपनी कमाई है। तो पिछले अगर मार्च 2022 का अगर टीटीएम बेसिस पे पैट देखें तो 148 करोड़ का, करीब 150 करोड़ का पैट है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर्स, बेस्ट ईयर्स कंपनी का गया है। और प्रोमोटर्स तो देखिए टाटा ग्रुप है तो करीब 57-58% वो होल्ड करते हैं, और FIS DIS का भी पूरा भरोसा है, 5-6% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जिन लेवल्स पे है और एक 254 का ऊपर हाइज बनाया हुआ है, और इतने खराब समय में भी मार्केट ने दिखाया, बट फिर भी ये स्टॉक 180-200 का रेंज है जहां पे अच्छे से कंसोलिडेट किया, और आगे भी आने वाले दिनों में लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को लें और आराम से जो टारगेट्स है वो करीब 250 का पहला टारगेट और 270 का दूसरा टारगेट लगाए। टाटा कॉफी लॉन्ग टर्म खरीदारी की राय संदीप जैन की तरफ से आ रही है। अब सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया फोन लाइन पर है। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका शो में। कौन सी स्ट्रैटेजी आप बताने वाले हैं ऑप्शंस में? बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, बाजार में आज नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है और पिछले 4-5 दिनों के लोअर लोज के बाद निफ्टी अपने आप को होल्ड कर पा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि 16,061 के हर्डल को पार करके कहीं ना कहीं 16,161, 16,250 के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे 2 ट्रेड है, दोनों पॉजिटिव साइड में है। पहला ट्रेड रहेगा मारुति। देखिए, सबसे पहले निफ्टी ऑटो और निफ्टी FMCG 2 ऐसे सेक्टर है जो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और मोमेंटम यहाँ पे बरकरार है, जिसमें मारुति काफी अच्छा लग रहा है। मारुति ने पॉजिटिव मोमेंटम दिया है और इसने डिसाइसिवली जो इसका हर्डल था 8,660 उसके ऊपर क्लोज दिया है। पिछले 3 दिन से यहाँ पे मोमेंटम है, लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं और स्टॉक कहीं ना कहीं मंथली वीकली चार्ट में एक मेजर ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके लिए मारुति का 8,800 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 168 168 के आसपास चल रहा है, 120 का स्टॉप लॉस लगेगा और हमारा मानना है कि मारुति ऊपर में 9,000 रुपए तक जा सकता है और ये कॉल आपका 8,800 का ऊपर में 250 से 260 रुपए तक जाने की क्षमता रख रहा है। वहीं दूसरा ट्रेड है क्यूमिन। आप देखोगे सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स कंपनी काफी अच्छा लग रही है, स्पेशली आप L&T, क्यूमिन, सीमेंट्स की बात करें, और क्यूमिन काफी अच्छा सेटअप है। पिछले 4 दिनों के डिक्लाइन के बाद जो रिकवरी हुई है वो रिमार्केबल है और वॉल्यूम्स भी काफी बड़ा सर्ज हुआ है। क्यूमिन का जो सेटअप है कहीं ना कहीं 1150 से 1170 के अपसाइड बता रहा है, तो 1120 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 28 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 46 से 48 रुपए के तक के टारगेट क्यूमिन के 1120 के कॉल में देखने को मिलने चाहिए। बहुत धन्यवाद चंदन जी, हमारे साथ शामिल हुए आप, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई, और संदीप जी आपका भी करेंगे धन्यवाद हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।